प्रिय विद्यार्थियों, आज इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम प्रमुख समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इस अध्ययन को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में परिचय, उसके बाद समाजशास्त्र के क्षेत्र में आपका योगदान तथा तृतीय भाग में आप द्वारा प्रतिपादित विज्ञानों के संस्तरण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भाग 1, परिचय। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक वृहद हस्ताक्षर हैं, एक अग्रगण्य विचारक हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान में हुआ तथा इनकी मृत्यु महज 59 साल की उम्र में 5 सितंबर 1857 को पेरिस में हुई। आपका पूरा नाम इसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं, समाजशास्त्र के संस्थापक हैं। इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। आपने प्रत्यक्षवाद पर भी बहुत कार्य किया है, इसलिए इन्हें प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है। कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में सन 1838 में समाजशास्त्र विषय की चर्चा की, अर्थात 1838 में समाजशास्त्र विषय का प्रादुर्भाव हुआ। कॉम्ट पर अपने गुरु सेंट साइमन के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सेंट साइमन भी एक ऐसे विषय की स्थापना की खोज में थे जिसमें जो सामाजिक घटनाओं को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सके। सेंट साइमन के अलावा बेकन, देकार्ते, कॉन्डोरसेट आदि विचारकों ने भी कॉम्ट के चिंतन को प्रभावित किया। आपके समाज दर्शन का गहरा प्रभाव 19वीं शताब्दी के तत्कालीन सामाजिक विचारकों जैसे इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज इलियट, जॉन स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज हेनरी लेविस आदि के विचारों और बौद्धिक चिंतन एवं लेखनी पर पड़ा। 14वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के पुनर्जागरण युग में उद्भूत वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति और 1760 के आसपास ब्रिटेन में प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति, 1789 में हुई फ्रांस की राज्य क्रांति आदि घटनाओं के फलस्वरूप यूरोपीय समाज में नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई। परिणामतः मनुष्य के भौतिक जीवन में परिवर्तन हुआ, प्रकृति और समाज के प्रति मनुष्य के विचारों में भी बदलाव आया। इन नवीन परिस्थितियों में बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों को नवीन चिंतन हेतु एक दृष्टिकोण प्रदान किया। इस परिवर्तित होती सामाजिक व्यवस्था पर विचार करने हेतु प्रेरित किया। इन विद्वानों में से एक अगस्त कॉम्ट भी थे। हालांकि आपने गणित एवं प्राकृतिक विज्ञानों में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु यूरोपीय समाज में उपजी इन नवीन सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण तथा अपने गुरु सेंट साइमन के गहरे प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपने अपने चिंतन को सामाजिक समस्याओं एवं समाज के अध्ययन की ओर केंद्रित किया, अर्थात समाज उन्मुखी घटनाओं को चिंतन के प्रति जागृत रुचि और गहरी होती गई। मतलब सामाजिक घटनाओं के प्रति अध्ययन करने की उनकी जो चेष्टा थी, उनकी जो रुचि थी, इंटरेस्ट थी, वो बहुत तीव्रता से जागृत हुआ। प्राकृतिक विज्ञानों के मॉडल के आधार पर वे मानव समाज के अध्ययन के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता को महसूस करते थे। उनका विचार था कि समाज का अध्ययन भी उसी प्रकार वैज्ञानिक तौर तरीके से किया जाना चाहिए जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा भौतिक जगत का
अध्ययन किया जाता है। अपनी इसी धारणा को मूर्त रूप देने हेतु उन्होंने एक नए सामाजिक विज्ञान की आधारशिला रखी, जिसे उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी अर्थात सोशल फिजिक्स का नाम दिया। किंतु इस नाम के बारे में काफी विद्वानों के मध्य आलोचनाएं प्रतालोचनाएं हुई और मत भ्रांति उत्पन्न होने के कारण कुछ समय पश्चात कांट ने इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी कर दिया। कांट ने कहा, प्राकृतिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र को भी समाज के मूलभूत नियमों की खोज के लिए अनुभविक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मानवीय दशाओं में सुधार की महती भूमिका अदा करने से समाजशास्त्र द्वारा मानवता का भला हो सके। अर्थात आप मनुष्य से संबंधित प्रत्येक सामाजिक घटना का, प्रत्येक मानवीय संबंधों का इस भांति अध्ययन करना चाहते थे जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है। कांट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा। इसे विषय वस्तु के आधार पर दो भागों में बांटा। एक भाग को सामाजिक गतिकी सोशल डायनेमिक और दूसरे भाग को सामाजिक स्थैतिक सोशल स्टैटिक कहा। सामाजिक गतिकी में ऐसे विषयों को शामिल किया गया जो तीव्र गति से या समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे जनसंख्या, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, उद्विकास, मानव प्रगति इत्यादि। सामाजिक स्थैतिक के अंतर्गत वे विषय शामिल किए गए जिनमें कमोबेश परिवर्तन नहीं होता था या परिवर्तन बहुत ही लंबे अंतराल पश्चात आंशिक होता था, जैसे सामाजिक व्यवस्था, संस्थाएं, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक संरचना इत्यादि। कांट भी अपने गुरु की भांति समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति स्थापित करना चाहते थे। विद्यार्थियों, ये आपने अगस्त कॉम्ट का परिचय पढ़ा। अब हम व्याख्यान के भाग ब पर आएंगे, जिसमें समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगस्त कॉम्ट द्वारा जो अभूतपूर्व योगदान दिया है उसकी चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में अगस्त कॉम्ट का योगदान बहुत महत्व रखता है। समाजशास्त्र को नवीन विषय के रूप में स्थापित करने, सिद्धांतों के प्रतिपादन में, विषय वस्तु को निर्धारित करने एवं सुदृढ़ता प्रदान करने में आपकी महती भूमिका है। वर्तमान में समाजशास्त्र को लोकप्रिय, रोचक एवं उदयमान विषय के रूप में स्थापित करने में आप जैसे विद्वानों की अग्रणी भूमिका है। आप द्वारा प्रतिपादित निम्न सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करने में समाजशास्त्र में मील का पत्थर साबित हुए। हायरार्की ऑफ साइंस, विज्ञानों का पदानुक्रम या संस्तरण। आपने गणित से लेकर के समाजशास्त्र तक कैसे कैसे विषयों का विकास हुआ है इसके बारे में बताया, सरलता और जटिलता के आधार पर। दूसरा, इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया, 3 स्तरों का नियम, जिसे मानव के बौद्धिक विकास का त्रिस्तरीय नियम भी कहा जाता है। आपका मत था कि प्रत्येक ज्ञान 3 चरणों से होकर गुजरता है, विकसित होता है। ये स्तर निम्न है। पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर एवं तृतीय प्रत्यक्षवादी स्तर है। इसके बाद आपने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का सिद्धांत दिया, मानवता का धर्म का सिद्धांत दिया। इसमें आपने एक ऐसे धर्म की कल्पना की जो सर्वधर्म समभाव को लिए हुए है,
जो सिर्फ मनुष्य और मानवता की बात करता है, जिसकी चर्चा हम आने वाले अपने व्याख्यानों में करेंगे। विद्यार्थियों, आपको इनके सिद्धांतों के बारे में, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी ज्ञान होना आवश्यक है। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं अकादमिक परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं पॉजिटिव फिलोसॉफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। आपने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसॉफी में किया है। अब हम अपने इस व्याख्यान के तृतीय भाग की तरफ अग्रसर होंगे। हायरार्की ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का संस्तरण। अगस्त कॉम्ट ने एक विज्ञानों का पदानुक्रम, पद सोपान या कहें श्रेणी क्रम निर्धारित किया। उसमें सर्वोच्च स्थान आपने समाजशास्त्र को दिया। इसका आधार विषय वस्तु की सरलता से जटिलता तथा मानवता के समीपता के आधार पर किया। आपने 6 प्रकार के विषयों को इस सोपान में बताया। सर्वप्रथम गणित, तत्पश्चात खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र का विकास हुआ, फिर प्राणी शास्त्र का, और अंत में सर्वोच्च शिखर पर एक नवीन विषय के रूप में आपने समाजशास्त्र को बताया। कांट ने विज्ञानों के एक पदानुक्रम का निर्माण किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने गणित से की और सर्वोच्च शिखर पर समाजशास्त्र को रखा और कहा कि भिन्न भिन्न विज्ञान नैसर्गिक एवं तार्किक क्रम में विकसित होते हैं। सबसे पहले वो विज्ञान विकसित होते हैं जो सबसे कम जटिल हों तथा जिसका सरोकार सामान्य घटनाओं से या सामाजिक घटनाओं से या मानवता से अत्यंत दूर हो। सबसे अंत में वह विज्ञान विकसित होता है जो सबसे जटिल हो, मानवता से अत्यंत निकट हो। इसी आधार पर उन्होंने गणित शास्त्र को प्रथम और समाजशास्त्र को सबसे अंतिम स्थान दिया और उन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है, साइंसेस ऑफ ऑल साइंस भी कहा। इन संस्करण के निर्धारण के जो आधार उन्होंने तय किए थे वो निम्न हैं। विज्ञानों के आरंभ तथा विकास का क्रम, दूसरा एक दूसरे पर निर्भर होने का क्रम। आपका कहना था कि प्रत्येक विकसित विज्ञान अपने पूर्ववर्ती विज्ञान से या विषय से अंतर संबंधित है, उसके आधार पर ही विकसित होने वाले विषय या विज्ञान का विकास हुआ है। तीसरा, विज्ञानों की विषय वस्तु में उनके विकास क्रम के अनुसार कम होती सामान्यता तथा बढ़ती हुई जटिलता। इसमें कॉम्ट महोदय का मत था कि प्राकृतिक विज्ञानों में जो नियम सिद्धांत हैं वो बिल्कुल स्थिर हैं, उन पर प्रयोग करना, उनकी पुनर्स्थापना करना काफी सरल है, किंतु मानवीय संबंध, सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल हैं। समय, काल एवं परिस्थिति के साथ इनमें परिवर्तन आता रहता है, तो इन पर अध्ययन करना ज्यादा जटिल है, ज्यादा दुरूह कार्य है। चौथा, आपने अपने अध्ययन के अंतर्गत आने वाले तथ्यों में संशोधन करने की बढ़ती क्षमता को बताया। ये 4 आधार थे विज्ञानों का श्रेणी क्रम निर्धारण करने में। इस तरह विज्ञानों के आरंभ तथा जटिलताओं के आधार पर कांट ने विज्ञानों का क्रम इस प्रकार निर्धारित किया: गणित, खगोल विज्ञान या कहीं नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान, समाजशास्त्र, तथा अंत में एक और कल्पना आपने की थी कि समाजशास्त्र के बाद एक ऐसा विषय भी आएगा, ऐसा विज्ञान भी आएगा जिसे आपने नैतिक विज्ञान कहा था। तो विद्यार्थियों, ये सब आपको इस तृतीय भाग में विज्ञानों के पदानुक्रम के बारे में बताया गया।
आप इससे संबंधित ज्ञान को रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और अन्य किताबों के माध्यम से और अच्छा बनाएं। कोई भी समस्या हो तो मुझे अवगत कराएं। आपकी हर समस्या को हल करने के लिए मैं तत्पर हूं। आज के इस ई व्याख्यान में हमने अगस्त कॉम्ट महोदय का परिचय पढ़ा। उसके बाद समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका जो पायनियर कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ा, योगदान के बारे में पढ़ा, और अंत में हमने विज्ञानों के संस्करण के बारे में पढ़ा। इनके योगदान ने समाजशास्त्र को विज्ञानों के सोपान में, विषयों के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां प्रदान की है। 17वीं 18वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। आमूल चूल सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। राजशाही हावी थी, धर्म एवं चर्च का बोलबाला था, मानवता शर्मसार थी, समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्वता के भाव जैसे भावों को कोई स्थान नहीं था। मानव के प्रति संवेदनहीनता एवं भाव शून्यता की स्थिति थी। ऐसे में तत्कालीन उद्वेलित होते समाज, मानवीय शोषण एवं पीड़ाओं को इन विचारकों ने, इन बुद्धिजीवियों ने अपने चिंतन में केंद्रीय स्थान दिया और एक नई सामाजिक व्यवस्था के स्थापन में, निर्माण में महती भूमिका निभाई। अतः यूरोप ही नहीं, पूरा वैश्विक समाज इन चिंतकों का आभारी है, ऋणी है। डियर स्टूडेंट्स, अगले क्रम में अगस्त कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, मानव के बौद्धिक विकास के 3 स्तरों के नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। विद माय बेस्ट विशेस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।